हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हमारी इस सीरीज का थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम लोग आज समझने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग कैसे कर सकते हो। तो गाइज अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड प्रीवियस के जो पार्ट्स है जो मैंने डाला है कि अगर आप एक बिगिनर हो, स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखना चाहते हो तो कैसे आप लोगों को कौन कौन सी चीजें हेल्प करेगी सीखने में, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियोस में बता रखी है। तो आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर जाके देखो। उसके बाद आप लोग पार्ट 3 से कंटिन्यू कर सकते हो, जिससे आपको इस सीरीज में मजा आएगा। आपको भी समझ आएगा कि आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है? तो गाइस जैसे मान लो आपने स्टॉक मार्केट में अपना सबसे पहला कदम रखा है, ठीक है। आप गए किसी भी ब्रोकिंग ऐप पे गए, तो ब्रोकिंग ऐप पे जाने के बाद सबसे पहले इंसान क्या सोचता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करूं, देखूं, समझूं, क्या करूं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे खोल के देखते हो तो आपको डायरेक्टली वो चीज पता नहीं चलती कि उस स्टॉक को खरीदना है या नहीं खरीदना। आप उस चीज में कंफ्यूज रहते हो, या आप चार्ट्स भी देखने लग जाते हो, आप उसके नीचे जो डिटेल्स दी होती है वो भी पढ़ने लग जाते हो, बट आपको फिर भी समझ नहीं आता। उसके लिए यहाँ पे हम फंडामेंटली चेक करते हैं कि स्टॉक के इंटरनली क्या चल रहा है। इंटरनली स्टॉक ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, फंडामेंटली ठीक है, सारी चीजें देखना पड़ता है उसके अंदर। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एक परफेक्ट स्टॉक को यहाँ पे पकड़ सकते हो, उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो एंड फंडामेंटली उसको जज कर सकते हो। तो सारी चीजें हम लोग समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो उसका स्क्रीन पे चलने से पहले आपको भी एक बेस्ट ब्रोकर का लिंक चाहिए होगा ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके आप अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लो और ट्रेडिंग स्टार्ट करो। चलते हैं स्क्रीन पे गाइस, वहीं सारी चीजें समझते हैं कि कैसे हम फंडामेंटली चीजों को देखेंगे। वन बाय वन सारी चीजों को समझ रहे हैं। जैसे हम पार्ट 1 से स्टार्ट किया था, अब पार्ट 3 आ चुका है, तो वन बाय वन इस सीरीज को कंटिन्यू यहाँ पे हम कर रहे हैं। चलते हैं गाइस स्क्रीन पे। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपके सामने अभी ग्रो का इंटरफेस ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग फंडामेंटली स्टॉक को यहाँ पे चूज कर सकते हो एंड क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखनी बहुत ज़रूरी होती है और क्या उसका प्रोसेस रहता है। तो ग्रो ऐप मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ गाइज, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ग्रो ऐप के अंदर ही करो ये, क्योंकि ईजी टू यूज़ है एंड इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ आती है। आपको दूसरी कोई चीज़ को यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो स्क्रीनर अगर आप यूज़ करते हो तो उसको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इस ऐप के अंदर ऑलरेडी। तो इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग भी जाके इसके अंदर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। ठीक है, मल्टीपल डीमेट अकाउंट होने से कोई दिक्कत नहीं होती, मैं आपको आज ही क्लियर कर देता हूँ। मल्टीपल डीमेट अकाउंट होने से कोई दिक्कत नहीं है। आप हर एक ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी स्टॉक उठाता हूँ। ठीक है, रैंडमली कोई भी स्टॉक यहाँ पे मैं जैसे मैं एक बार स्टॉक ट्रेडिंग में जाके मैं रैंडमली यहाँ पे जैसे बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, आप लोग यहाँ पे स्टॉक देख पा रहे होंगे। बस मेरे को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसको, तो नीचे मेरे को डिटेल्स मिल जाएंगी आज की। ये है एनालिटिक्स मिल जाएगा मेरे को, एक्सपर्ट रेटिंग्स मिल जाएंगी क्या क्या रहती हैं। ठीक है, 69% लोगों ने अभी तक होल्ड बाय की है, होल्डिंग 10% की है, सेल 21% की है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझो, मेन जो चीज़ है समझने वाली वो यहाँ है, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के अंदर सबसे ज़रूरी होता है गाइज मार्केट कैप। अब देखो कंपनी के अंदर मार्केट कैप ही कम होगा तो क्या फ़ायदा उसके अंदर इन्वेस्ट करने का। मान लो ये चीज़ अगर आपकी हो 2-3 हज़ार करोड़, तो क्या फ़ायदा। अब इतना ज़्यादा है मार्केट कैप के अंदर तो मज़ा आएगा ट्रेड करने में, वॉल्यूम भी अच्छी मिलेगी, वॉलेटाइल भी रहेगा मार्केट। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखो, पीई रेशियो, पीबी रेशियो और इंडस्ट्री, पीई, डेब्ट टू इक्विटी, आरओई, डिविडेंड, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, ईपीएस, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बट इन सब में से आपको इन सबको ही चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुल 4 चीज़ें हैं कुल मिला के, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है, आप उस पर ध्यान देना। ठीक है, मार्केट कैप को आपको देखना ही देखना है, अगर वो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। पी रेशियो क्या है हमारा? पी रेशियो मतलब है प्राइस टू अर्निंग। इसकी फुल फॉर्म से ही आप समझ पा रहे होंगे कि किससे रिलेटेड है ये। ठीक है, अब इसका काम क्या है क्या नहीं है मैं भी बताता हूँ।
क्या कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कैसे हम इस चीज़ को जज कर पाएंगे, वो हम समझेंगे। पीबी रेशियो उसके बाद नेक्स्ट है। पीबी रेशियो हमारा क्या होता है? प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी। फिफ्थ नंबर पे हम देखते हैं आरओई को, और डिविडेंड कितना मिलता है इस कंपनी से हमें, वो देखना भी जरूरी है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार डिविडेंड कुछ वर्ड पहले भी सुना है और अभी भी हम लोग सुन रहे। देखो डिविडेंड पहली चीज होता क्या है वो बताता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको डिविडेंड के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया ही था। डिविडेंड वो होता है गाइस, जैसे मान लो आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे मान लो आपने टाटा मोटर्स की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है एंड आप उसके अंदर अपना शेयर होल्ड करते हो, तो अगर आप उसके अंदर अपना शेयर होल्ड करते हो और वो उस कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, तो अपने वो प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर्स को देती है, तो उसी को हम लोग एक तरह से कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, आरओई का मतलब क्या है? आरओई का मतलब आपका वही है कि साल में कंपनी कितने परसेंट रिटर्न दे रही है अभी के टाइम पे, वो देखते हैं हम लोग आरओई के अंदर। और इधर रेशियोज जो होते हैं गाइस, ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, प्राइस टू अर्निंग है, ये सारी चीजें, जितना आपका रेशियो कम होगा, याद रखना, ध्यान में रखो, जितना रेशियो आपका कम होगा, कम से कम होगा, उतना अच्छा है। आरओई आपका जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना अच्छा है ना। डिविडेंड आप कंपनी जितना दे दे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, राइट। तो अब आप यहां समझो कि जो डेब्ट टू इक्विटी है ना, ये भी 3.74% है, ये आपका होना चाहिए एटलीस्ट एक से नीचे या 1। ठीक है, अगर इसके आसपास होता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद पीबी रेशियोज आपके जितने कम हो, मतलब 50 से नीचे हो चाहे 30 से नीचे हो, जैसे अभी ये बहुत कम है यहाँ पे, तो ये ठीक है। पीई रेशियोज और पीबी रेशियोज आपके यहाँ पे ओके है। डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है, आरओई 17% दे रही है, डिविडेंड कुछ भी ज्यादा खास नहीं है। और एक तरह से एक्सपर्ट रेटिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो 69% लोगों ने बाइंग करी हुई है, होल्डिंग 10% लोगों की ही है बस। फर्दर समझते हैं। यहाँ पे हमने अभी फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या समझा। फंडामेंटल्स के अंदर हमने समझा मार्केट कैप, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, आरओई एंड डिविडेंड। ये तो हमारा फंडामेंटली हुआ, हमने समझा। अब कंपनी के अंदर हमें और घुसना है, हमें सिर्फ इतनी ही चीजों से नहीं कुछ करना। हमने इतनी चीजें तो समझ ली कि हाँ ये चीजें थोड़ी ठीक है, मान लिया। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा क्या, फाइनेंशियल दिख जाएगा। अब ये क्वार्टरली से चेंज करके आपको इसको ईयरली पे कर देना है। यहाँ पे देखिए दिखेगा आपको डिफरेंस। आप जैसे ही इसको ईयरली में चेंज करते हो तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें देखने को मिल रही है फाइनेंशियल्स के अंदर, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ। अब रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ के तीनों में अपने अपने तरीके का डिफरेंस है, सब कुछ है। जैसे मान लो 2020 में कंपनी कैसी थी, 2021 में कैसी थी, 2022, 23, 24 में कैसी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको कितने साल का, 5 साल का यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिखाया है, जिसमें 2024 में कंपनी प्रॉफिटेबल है, रिवेन्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब रिवेन्यू ज़्यादा है उसके अंदर, तो 2024 का भी लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर, अभी उसका पूरा अपडेट होगा आपके मार्च के टाइम पे। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे अभी तक तो ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो चेक करते हैं, प्रॉफिट में है नहीं है, यस प्रॉफिट में भी है कंपनी। नेटवर्थ कैसी है, नेटवर्थ इसकी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है 2024 में। ठीक है, 2024 में काफ़ी अच्छा इसका नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है ईयरली बेसिस पे। अब हम इसको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप यहाँ पे चेक करो कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस शेयर्स के अंदर ऑलरेडी अपना एक पार्ट बना के बैठे हुए हैं। जैसे प्रोमोटर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वही होते हैं जो गाइस एफआईज का और डीआईज का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन लोग ही इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी अच्छी यहाँ पे होल्डिंग दिख रही है कि इस स्टॉक के अंदर लोग म्यूचुअल फंड्स में भी, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रोमोटर्स ठीक है। आप देखो फॉरेन के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी इस स्टॉक में।
उसके साथ साथ अगर और भी चीज़ें इसको देखो, रिटेलर्स, अदर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रो ऐप के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तीन चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कट देखने को मिल चुकी हैं। फंडामेंटल्स में क्या देखना था? मार्केट कैप, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, आरओई, डिविडेंड। ये चारों पांचों चीज जो मैंने बताई ये आपको देखनी ही है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में आपको देखना है क्या? रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ। ये तीनों ही इस स्टॉक के बहुत अच्छे ग्रोथिंग पे थे, तो आपको ये तीनों चीज भी देखना बहुत ही जरूरी है। इनके साथ साथ आप जितनी ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने तो आपको बता दिया कि इजी टू एनालिसिस है, उसके बाद आप ये चीज टेक्निकली भी देखनी होती है, इसलिए सिर्फ फाइनेंशियली देख के हम नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। अब उसके बाद है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर प्रोमोटर्स, एफ आईज, डी आईज की होल्डिंग एंड म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टर्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, समझी और करी। तो इससे हमें पूरा का पूरा ये हिसाब पता चला कि ये स्टॉक ओवरऑल ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अच्छा है। इसको अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो आप कर सकते हो। और नाम भी इसका बहुत पुराना नहीं है, बहुत ट्रेंडी नेम है, बजाज फाइनेंस, जो आज के टाइम पे हर एक नॉर्मल मिडिल क्लास कह सकते हो या फिर आप लोग अपर क्लास भी कह सकते हो, हर बंदा आज के टाइम पे ईएमआई को चूज करता है। तो बजाज फाइनेंस किस चीज में वर्क करती है? ज्यादा ईएमआई के तौर पे चूज करती है लोग। अब आपको पता है कि हाँ ये कंपनी इस वर्क में आती है और इसका डेली यूज ज्यादा है, तो कंपनी हमेशा वही सिलेक्ट करनी चाहिए गाइस जो आप डेली यूसेज में जिसको यूज करे। जैसे टूथपेस्ट हो गया, चाहे सोप हो गया, चाहे कुछ भी चीजें हो जो डेली बेसिस पर, लाइट्स हो गई, एंड फेस्टिवल टाइम पे आपकी जो चीज़ मल्टीपल टाइम में यूज़ होती है, वो सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे हम लोग फाइनेंशियली चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं और उसके अंदर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड गाइज एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो और सीरीज पसंद आ रही है तो थैंक यू सो मच गाइज। एंड करते हैं हम इस सेशन को, नेक्स्ट सेशन पार्ट में मिलते हैं आपके साथ।